हाँ, तो एक तो आखिरी वाला इसमें लग रहा है ठीक, लेकिन इसके पहले जो है वो पहला वाला होगा कि वो अविधि मान्य होगा। जिस सेक्शन कितने 120 में है, काय का था, कौन से सेक्शन पे है ये? हम्म। उसमें ये देखना पड़ेगा कि उस सेक्शन में क्या है कि ये 70 ये परमिशन के बारे में है ना, बिना परमिशन के। हाँ, तो ऐसे कुछ जजमेंट हैं जहाँ पे माना गया है कि वो एक्चुअली ट्रायल ही अविशिएट हो जाती है परमिशन के बिना। एक मिनट मुझे देखने दो, मुझे भी पूरा याद नहीं है, काफ़ी दिनों से इसको पढ़ा नहीं है। ये SHO थाना प्रभारी, स्टेशन हेड ऑफिसर SHO। नहीं, वो TI भी हो सकता है, सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है, और कभी कभी वो मतलब जो चार्ज में हो तो वो भी हो सकता है कोई भी व्यक्ति। नहीं, नहीं, ये मध्य प्रदेश में जो व्यवस्था है उसमें अधिकतर जो SHO हैं वो TI होते हैं, और छोटे थानों में जो है, जो छोटे देहात के थाने होते हैं या छोटे थाने जहाँ क्राइम कम होता है वहाँ 2 स्टार भी SHO हो जाते हैं। SHO का पद से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। सॉरी, कई बार जो प्रोबेशनर IPS आते हैं उनको भी SHO बना दिया जाता है। SHO का मतलब हो गया थाना अध्यक्ष, स्टेशन हेड ऑफिसर, जो थाना अध्यक्ष है, जो थाने का हेड ऑफिसर है। ठीक है, वो SHO वर्ड में ही छुपा हुआ है कि वो जो थाने का जो है वो भार साधक अधिकारी होगा, मतलब वही जजमेंट लेगा प्रशासनिक सारे के सारे। तो इसलिए वो TI हो सकता है, छोटे थानों में सब इंस्पेक्टर हो सकता है। और कई बार जब ये नहीं होता, जैसे मेरे पास एक थाना था, बहुत आदिवासी ज़िला था कोई, उसका इंटीरियर का थाना था, वहाँ से आने में ही करीब 12-13 घंटे लगते थे, इतना इंटीरियर था, बस सर्विस वगैरह नहीं थी। तो वहाँ पे कई सालों तक एक सिंगल स्टार जो था वो भी कांस्टेबल से वो हुआ था प्रमोट, वो SHO रहा था कई सालों तक। तो ये जो है मंजूरी वाला सेक्शन, ये 197 किसी ने इसका सेक्शन पढ़ा है क्या? सेक्शन का अगर मुझे रेफ़र कर दें। क्योंकि इसमें ये है कि परमिशन जहाँ रिक्वायर्ड है स्टेट की, क्योंकि उसका सेक्शन मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, 190 में था या काहे में था ये। इसमें एक तो सेक्शन 215 है, इसका है इफ़ेक्ट ऑफ एरर्स, CRPC का सेक्शन 215। इसमें दिया गया है गलतियों का प्रभाव क्या होगा। तो अगर वो तात्विक गलती है, मतलब इसको कहते हैं मटेरियल एरर है अगर वो, तो उस दशा में तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, विशिएट हो जाएगी ट्रायल। और कुछ मामलों में ये है कि परमिशन की मंजूरी अगर आवश्यक है, जैसे पदीय स्थिति में जो अपराध किए जाते हैं या जो अपराध
ऐसे हैं जिनमें राज्य शासन अभियोजन की मंजूरी देता है। कई बार करप्ट ऑफिसर्स के केस में ये होता है, तो उसमें न्यायालय ये पाता है कि इसमें अभियोजन की मंजूरी आवश्यक नहीं है, तो वो पहले रिकॉर्ड करेगा ये कि वो ज़रूरत नहीं है उसकी। और ये क्योंकि इस बारे में क्वेश्चन आते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो तुमने पूछा है उस बारे में क्वेश्चन बनते हैं, प्रीलिम्स में भी बनते हैं, मेंस में डिस्क्रिप्टिव भी बनते हैं, और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है ये। हम्म। नहीं, उसमें होता ये है कि जैसे कोई प्रॉपर्टी कुर्क की जानी है, उसकी ट्रायल ग्वालियर में चल रही है, और प्रॉपर्टी उसकी कुछ झांसी में है या कुछ आसाम में है या कहीं भी है, तो वो जो वारंट रहता है जिसके तहत प्रक्रिया की जानी है, वो संबंधित जिला जज को भेज दिया जाता है। भले वो सिविल जज हो या मजिस्ट्रेट हो, वो जिला जज को लेटर लिखेगा और वो अपना वो आदेश अटैच कर देगा, और अपने जिला जज जो है उसको नाजिर को भेज देंगे, वो उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो उसकी जो आपत्तियां हैं वो एग्जीक्यूशन न्यायालय जो कर रहा है, जैसे झांसी में कर रहा है वो, लेकिन वारंट इशू ग्वालियर से हुआ है, तो वो नहीं सुनेगा। ये सुनेगा वो न्यायालय जिसने जारी किया है ग्वालियर के न्यायालय में, है ना, तो वो इसको सुनेंगे। ये धारा जो है, जो तुमने पूछा है, ये बार बार पूछी गई है। हाँ, सिविल प्रिजन में। हाँ, कई बार नहीं, इसलिए नहीं कि सिविल जेल है, वो जमानत का प्रावधान नहीं है यूजुअली उसमें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो दोनों पार्टी बाहर कोर्ट के बाहर राजीनामा कर लेती हैं, और वो जिन्होंने उन्हें जेल भेजा है उसे वो लिख के दे देता है कि हमारा निपटारा हो गया, हमारा पैसा ये इस तारीख को दे देगा। और वो चाहे तो कोर्ट को कह सकते हैं कि ऑर्डर शीट में लिख दें कि इतनी तारीख को दे रहा है वो, मतलब बचा हुआ पैसा, और वो चाहे तो लिख के दे सकते हैं हमारा राजीनामा हो गया, छोड़ दिया जाए। दोनों बातें। हाँ, यूजुअली जब वो देखते हैं कि पैसा नहीं मिल रहा है, तो जो अनावेदक की तरफ से जो वकील होता है वो उनसे मिल लेता है, जो फरियादी है उस पार्टी से, वो बता देता है कि हम इतने पैसे देने को तैयार हैं। या तो आउट ऑफ कोर्ट हो जाता है, कोर्ट में आके हो जाता है, लेकिन उसमें सहमति जो है वो पीड़ित पक्ष की या फरियादी पक्ष की ज़रूरी है। हाँ, उसमें दिया गया है एनी पर्सन, लेकिन जैसा मैंने बताया था पहले डिस्कशन में कि यूजुअली ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो यूजुअली जो होगा वो था कोर्ट का नाजिर होगा, है ना। नाजिर के पास फोर्स होती है, मतलब प्रोसेस सर्वर वगैरह की टीम होती है, तो वो जाके ये एग्जीक्यूट कर सकता है। प्राइवेट आदमियों को यूजुअली नहीं दिया जाता है।
हाँ अंजलि बोलिए। हम्म। हाँ आ रही है, बोलिए। अब आपकी वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस आपकी चली गई है। हाँ आमतौर पे व्यवहार में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, और यही चलन भी है। लेकिन कई बार ये होता है कि वो उसमें चूंकि वो वर्ड दे दिया गया प्राइवेट पर्सन, तो इसमें लोग वो हो जाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन वो प्राइवेट पर्सन जो है, ये प्राइवेट पर्सन नहीं है, वो शायद अन्य व्यक्ति है, शायद अदर पर्सन है शायद। क्या वर्ड इस्तेमाल है उसमें? अन्य व्यक्ति है ना, पुलिस के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति। हाँ, तो इसमें जो हमारा थ्योरेटिकल आंसर होगा वो तो ये होगा कि अन्य व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति आ सकता है। लेकिन जो प्रैक्टिकल आंसर होगा वो ये होगा कि जो कोर्ट का नाजिर है, या जो बेलिफ है, बेलिफ भी एक पोस्ट होती है, ये या सेल अमीन है, ये सब नाजिर के अंतर्गत आने वाले पद हैं, अलग अलग तरह के कोर्ट के। कोर्ट का अपना एक ढांचा है, जिसमें बहुत सारी पद है। एक नाजिर होता है, मालखाना नाजिर होता है, एक मुंसरिम होता है जिसको COC कहते हैं, या डिप्टी COC होता है, एक अकाउंटेंट होता है ना। तो इस तरह के कई लोग होते हैं जिनके बारे में CRPC में नहीं दिया गया है डिटेल में, लेकिन सिविल कोर्ट रूल वगैरह में या क्रिमिनल कोर्ट रूल में दिया गया है। तो ये यूजुअली जब एड्रेस होता है पुलिस के अलावा किसी को, तो ये नाजिर को दिया जाता है। नहीं, दावा आपत्ति समझा नहीं मैं, ये किस सेक्शन के बारे में बता रही हैं? हाँ, ये उसमें ये जो दिया गया 1 साल का जो अधिकार है उसका,